नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अनोखी दुनिया की सैर पर निकलने वाले हैं। ये दुनिया है द सेल सिटी, यानी हमारा कोशिका रूपी शहर, जो असल में जीवन का सबसे बुनियादी नक्शा है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे शरीर के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे बिजी शहर की यात्रा पर। ये एक ऐसी कमाल की दुनिया है जो हर जीवित चीज के अंदर धड़कती है। लेकिन हम इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है ना? कि आखिर जीवन की सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल यूनिट है क्या? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साल 1665 में। सोचिए, इसी साल रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में कोशिका की खोज की थी। और बस वहीं से सेल बायोलॉजी की ये जो कमाल की दुनिया है ना, इसकी शुरुआत हो गई। इसके बाद आए रूडोल्फ विर्चो और उन्होंने बायोलॉजी का एक बहुत ही गहरा फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हर नई कोशिका किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। मतलब जीवन जीवन से ही आता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये शहर आए कहाँ से। तो अब देर किस बात की, चलिए इस शहर के अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, करीब से देखते हैं। तो किसी भी शहर के बीचों बीच क्या होता है? उसका सिटी हॉल। और हमारे सेल सिटी का सिटी हॉल है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ये समझिए कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, जहां डीएनए के रूप में शहर के सारे मास्टर प्लान संभाल कर रखे हुए हैं। और बिल्कुल एक असली सिटी हॉल की तरह यही डीएनए शहर में होने वाली हर एक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है। अच्छा, अब शहर तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, एनर्जी। और सेल सिटी में ये काम करता है इसका अपना पावर प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबने स्कूल में पढ़ा है, इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यहीं पर इसी पावर हाउस में एटीपी बनता है। पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे शहर के हर काम के लिए एनर्जी की करेंसी समझ सकते हैं। इसके बिना तो भाई कोई भी काम हो ही नहीं सकता। अब कुछ ऑर्गेनेल्स तो कमाल के हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन की तरह काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले राइबोसोम है। ये हैं प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां। जब ये प्रोटीन बना देते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर, अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से इन्हें आगे भेजता है। और फिर आखिर में आता है गोल्जी बॉडी का पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जो इन्हें बढ़िया से पैक करके सही सही जगह पर भेज देता है। कितना शानदार सिस्टम है ना? अब देखिए, जहां शहर होगा वहां थोड़ा बहुत कचरा तो होगा ही, तो इसे कौन संभालेगा? इसके लिए है लाइसोसोम, हमारे सेल सिटी का अपना रिसाइकलिंग सेंटर। इसका काम है फालतू चीजों को खत्म करना, और जो भी काम का है उसे रिसाइकिल करना। लेकिन रुकिए, इसका एक और नाम भी है जो थोड़ा डरावना है। इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो ये पूरी की पूरी कोशिका को भी पचा सकता है, ताकि ओवरऑल सिस्टम में व्यवस्था बनी रहे। मगर एक मिनट, क्या सारे सेल सिटी एक जैसे ही बने होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इनके कई अलग अलग मॉडल्स होते हैं। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दो मेन डिजाइन्स हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे एक सिंपल से स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा समझिए। इसमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया में। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिका। ये एक पूरे शहर जैसा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अमीबा, पौधे और हम जानवरों की कोशिकाएं इसी तरह की होती हैं। और इन यूकैरियोटिक शहरों में भी बहुत वैरायटी है। जैसे एनिमल सिटी और प्लांट सिटी को ही देख लीजिए। एनिमल सेल की बाहरी बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन प्लांट सेल के पास एक मजबूत दीवार होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में कचरे के लिए लाइसोसोम है, तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल। पर सबसे बड़ा, सबसे कमाल का फर्क क्या है? वो ये कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो सूरज की रोशनी से खाना बना सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेचर में कुछ इतने स्पेशल नागरिक और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो इन शहरों को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देते हैं। ये सेल्स ना जरूरत के हिसाब से खुद को अनबिलीवेबल तरीकों से ढाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें, इसलिए अपने न्यूक्लियस को ही छोड़ देती हैं। सोचिए। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो लगभग आजाद हैं। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि ये अरबों साल पहले खुद एक बैक्टीरिया थे, जो हमारे पूर्वज सेल्स के अंदर रहने लगे। और पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा नाम के खास गेट्स होते हैं, जिनसे वो अपने आसपास के सेल से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बात कर रहे हैं।
अब इतनी सारी वैरायटी देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इन सेल्स की दुनिया में साइज की रेंज क्या है। मतलब सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो हमें पता है वो है माइकोप्लाज्मा। ये इतना छोटा है कि ये हमें दिखाता है कि जीवन का आकार कम से कम कितना हो सकता है। और दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम। जरा सोचिए साइज में कितना जबरदस्त फर्क है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस शहर की सबसे जरूरी चीजों में से एक, इसकी बाउंड्री की, इसकी सीमा की। देखिए, सेल की जो मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है ना, वो कोई पत्थर की बनी ठोस दीवार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके हिसाब से ये एक तरल, मतलब एक बहते हुए समुद्र की तरह है, जिसमें प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं। ये लगातार बदलती रहती है, हमेशा हमेशा मोशन में रहती है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक सेल एक शहर है, तो इस बात का क्या मतलब है कि उसकी दीवारें और उसके गेट्स कभी भी एक जगह रुके हुए नहीं हैं? वो हमेशा बहते रहते हैं, बदलते रहते हैं। शायद इसका मतलब यही है कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता। ये तो एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है।